एक महिला वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बेटे से शादी करती है, हिंदुस्तान की बहू बन जाती है और दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे अमीर महिला बन जाती है। ये किसी ने नहीं पूछा भाई कि विदेश की एक महिला इस देश में आती है, शादी करती है, बहू बनती है, प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करती है, चेयरपर्सन रहती है, उसके पास आखिर दुनिया की तीसरी अमीर महिला बनने के लिए धन कहां से आया? हमने नहीं पूछा ये बात। हेलो दोस्तों, क्या है इस्लाम का अधूरा ख्वाब? कैसे पूरा होगा इस्लामिक शक्तियों का 700 साल पुराना सपना? इस्लाम को सुबह शाम कुचलने वाले चीन के लिए क्यों नहीं बोलता, क्यों नहीं फतवा जारी करता कोई मौलाना? और दुनिया की सबसे खतरनाक महिला जो भारत में बहू बनकर आई, उसकी निजी संपत्ति कई देशों की निजी संपत्तियों से ज़्यादा होने की कहानी। हमें यह जानना चाहिए, इसका सच जानना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ हमसे जुड़ा हुआ है और हमें प्रभावित कर रहा है और करने वाला है। आइए सुनते हैं पुष्पेन जी को। 19 अगस्त 2014 को हम 3 साथियों ने, जिसमें से एक अब जीवित नहीं है, जब हमने ये सोचा कि क्या वजह है कि भारत के संविधान में इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, भारत की जुडिशरी सुबह से लेकर शाम तक उस संविधान की दुहाई देती है, पार्लियामेंट में संविधान का बड़ा जिक्र किया जाता है, ये कहा जाता है संविधान में ये लिखा है, ये गैर संवैधानिक है, ये संविधान में यहां ये नहीं है, ये है। उन्हीं लोगों से हमने सवाल किया और हम 3 लोगों में से कोई कश्मीर से रहने वाला नहीं था, हम तीनों में से कोई लीगल ईगल नहीं था, किसी का बैकग्राउंड ही नहीं था इस बात का कि हमें उसकी समझ हो। लेकिन मेरी अपनी नौकरी के दौरान जब मैं लाहौर प्रेस क्लब में बैठा था, एक चर्चा के दौरान किसी ने जब मुझसे यह कहा कि पुष्पेंद्र साहब, आप कह रहे हैं कि धारा 370 हटाएंगे, लेकिन शायद आपको यह पता नहीं है कि धारा 370 में तो कुछ भी है नहीं। असल जान जो धारा 370 की है वो उस राष्ट्रपति के आदेश में है जो आपके संविधान में इलीगल तरीके से जोड़ दी गई है, और उस धारा का नाम है 35A। मैं इसको समझा नहीं, मैं जानता भी नहीं था। हिंदुस्तान आया, अपने साथियों से बात की, मैंने कहा जो कुछ देश में चल रहा है उसको चलने दो, हम क्या कर सकते हैं ये सोचो। और जब हम ये सोचा हमने कि हम ये कर सकते हैं, तो हम उन 3 लोगों ने मिलकर के उस धारा को ढूंढने की कोशिश की कि यह है क्या, कहां से आई, किस तरह आई और इसके क्या इस देश में नताइज हो रहे हैं। तो पता चला कि भारत के संविधान में 14 मई 1954 को राष्ट्रपति का एक आदेश था जो 370 के माध्यम के तहत दिया गया और उसको जोड़ दिया गया। लेकिन धारा 370 तो अपनी जगह थी, लेकिन ये 35A थी, जिसको हम 35A कहते हैं, इसको जम्मू कश्मीर के कंसर्न में जोड़ा गया, जम्मू कश्मीर के संबंध में जोड़ा गया। और यही धारा है, यही वो इलीगल धारा है जो भारत के संविधान का आर्टिकल 368 जो ये कहता है कि भारत में पैदा हुआ कोई भी इंसान, उसका रंग कैसा है, उसकी जात क्या है, वो क्या जबान बोलता है, वो पूरे भारत के किसी भी कोने में जाकर के बस सकता है, नौकरी कर सकता है, कारोबार कर सकता है, शादी कर सकता है। ये तमाम सारी सुविधाएं भारत के उस संविधान की धारा देती है। लेकिन आर्टिकल 35A उस वक्त के नेताओं का कश्मीर के नेताओं से प्रेम, जाति संबंधों के चलते इस धारा ने क्या काम किया, उसको मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताता हूं। जब यह धारा बनी तो जम्मू कश्मीर के अंदर यह कानून बना कि आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार को यह ताकत देती है, उसको इंपावर करती है कि वो जिसको चाहे राज्य की नागरिकता दे, जिसको चाहे न दे। और राज्य की नागरिकता आपके पास नहीं होगी तो ना राज्य में आप जमीन खरीद सकते हैं, ना कारोबार कर सकते हैं, ना जम्मू कश्मीर की लड़की से शादी कर सकते हैं। और कमाल देखिए कि हमने तो यहां 35A जोड़ी, उन्होंने 1957 में जब जम्मू कश्मीर का एक अलग से संविधान बना तो उन्होंने उसके साथ कैसी कैसी चीजें जोड़ी कि जम्मू कश्मीर राज्य की लड़की भारत के किसी भी कोने के लड़के से शादी कर लेगी तो उसके सारे प्रॉपर्टी राइट समाप्त हो जाएंगे। यह अजीब और गरीब देश है। एक महिला
वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बेटे से शादी करती है, हिंदुस्तान की बहू बन जाती है और दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे अमीर महिला बन जाती है। ये किसी ने नहीं पूछा भाई कि विदेश की एक महिला इस देश में आती है, शादी करती है, बहू बनती है, प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करती है, चेयरपर्सन रहती है, उसके पास आखिर दुनिया की तीसरी अमीर महिला बनने के लिए धन कहां से आया? हमने नहीं पूछा ये बात। लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर हिंदुस्तान के किसी राज्य का लड़का शादी कर लेगा तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। लेकिन आर्टिकल 35 आगे क्या कहता है, जिसे जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान में जोड़ा गया? वो कहता है कि अगर जम्मू कश्मीर का राज्य जो भारत के कब्जे में है, जो भारत के हिस्से में है, जिसमें भारत की कानून चलता है थोड़ा बहुत, उस राज्य की लड़की पाकिस्तान के लड़के से शादी कर लेगी तो उस पाकिस्तान के लड़के को जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी। यह देश में बताया गया आपको? यह नहीं बताया गया, यह नहीं बताया गया। हम जब ये बोलते हैं कि आतंकवाद क्यों बढ़ रहा है, अलगाववाद क्यों बढ़ रहा है, ये दंगाई मानसिकता क्यों बढ़ रही है, कुछ लोग गजवाए हिंद को क्यों नाफिज करना चाहते हैं, मुझे लगता है शायद गजवाए हिंद के बारे में हिंदी में बता देता हूं। एक डॉक्यूमेंट है धार्मिक, एक डॉक्यूमेंट है धार्मिक, उस डॉक्यूमेंट का नाम है गजवाए हिंद, यानी हिंद पे फतेह। तो दुनिया में जो इंटरप्रिटेशन है कुरान की, जिसे हदीस कहते हैं, वो ये फरमाती है कि जब तक हिंदुस्तान में इस्लामिक राज्य का झंडा या परचम नहीं फहरा जाता पूरे तौर पर, तब तक इस्लाम इनकम्प्लीट है। और ये कोशिशें कितने सालों से चल रही हैं, जिसकी अब रूपरेखा बदल गई है, उनके तरीके बदल गए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि खतरा यह नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, खतरा यह है कि क्या यह देश जो 5000 साल की सभ्यता और संस्कृति का वाहक है, इस देश में सेकुलरिज्म इसलिए बरकरार है, इस देश का जो कुल मिलाकर के हम कहें कि रूप बचा हुआ है, वो सिर्फ इसलिए है कि इस देश में नंबर खेल में सिर्फ हिंदू जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं। इसलिए लोगों को लगता है कि गजवाए हिंद को कैसे लागू किया जाए, उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसके तरीके ढूंढे जा रहे हैं। मैं बात लौट के 35A पे आता हूं। उस 35A से आगे क्या होता है कि जब यह जम्मू कश्मीर के संविधान में, आईन में, कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया, जोड़ा गया, तो उसमें यह कहा गया कि भाई ये कानून तो हमने बनाया है 14 मई 1954 को, लेकिन हम इसको लागू 1944 से करेंगे। केंद्र की सरकारें, उस वक्त जो सरकार थी उनका साथ कर लीजिए, आपकी मर्जी है, जैसा दिल चाहे कर लीजिए। 1944 क्यों डेट बनाई गई? कहा गया कि 1944 से पहले जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर जो आ गया है उसको नागरिकता देंगे, लेकिन 1944 से लेकर 47-48 तक जो आया है उसे राज्य की नागरिकता नहीं मिलेगी। ये टर्म डिक्टेट किए गए उस जमाने की बात कर रहा हूं जब शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी आपस में बड़ी गलबैयां करा करते थे। 1944 में तो देश गुलाम था, तो आप संविधान के अंदर किसी डेट के लागू करने की डेट पुरानी कैसे जोड़ सकते हैं? लेकिन दिल्ली की मजबूरियां और दिल्ली की सत्ता पर बैठने वाले लोगों का सियासत के प्रति, सत्ता के प्रति इतना मोह था कि उन्होंने इस बात को दूरदर्शी के अंदाज में नहीं देखा, विजनरी के अंदाज में नहीं देखा कि आखिर इसके इंप्लीकेशन इस देश के क्या होंगे, क्योंकि उनको सिर्फ सत्ता तक अपने आप से इंटरेस्ट था और नहीं था। इसलिए उस धारा को जोड़ने के पीछे की मंशा यह है कि 1944 से पहले तक जितने लोगों को, क्योंकि 1940 के अंदर लाहौर में जो मीनारे पाकिस्तान बनी हुई है, उस जगह पे करारदाते पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के बनने का प्रस्ताव पास हो चुका था 1940 में। उसकी वजह से जिन मुसलमानों को जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के पास था वो भारत आ चुके थे। 1946, 47, 48 में जब वहां मारकाट मची तो वहां का पंजाबी सिख, हिंदू सिख और हिंदू वहां से जब भागना शुरू हुआ और जब वो भारत आया तो भारत की आजाद सरकार ने, केंद्र की सरकार ने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य में जो सरकार थी वो उन्हीं के दोस्तों की सरकार थी। और उसके चलते क्या हुआ
कि 1947 और 48 तक जो लोग पाकिस्तान से भाग के आए थे उनकी गिनती मात्र 5,500 परिवार थे। वो 5500 परिवार हिंदू पाकिस्तान से भाग के आए और जम्मू कश्मीर आए। लेकिन आप मक्कारी और मुनाफकत देखिए, चोरी देखिए इस देश के अंदर, हिंदू मुस्लिम नाम का फ्रॉड देखिए जो हम 70 साल से सुन रहे हैं। लेकिन ये नेता कभी आपको ये नहीं बताएंगे कि ये गंगा जमुना तहजीब है, ये हिंदू मुस्लिम का भाई भाई का रिश्ता है। लेकिन इस हिंदू मुस्लिम भाई भाई में भाई तो आप रहते हैं, आप तो शुरू से भाई हैं भाई, आप तो दाऊद भाई हैं, आप असलम भाई हैं। लेकिन भाईचारा हमको क्यों बना रखा है आपने? हमें चारे की तरह इस्तेमाल करते हैं आप हिंदू मुस्लिम भाई भाई में। आपने क्या किया? वो 5500 परिवार जब आए तो जम्मू कश्मीर के संविधान में यह कहा गया कि देखिए साहब, हम तो पहले ये पास कर चुके हैं। उसके पीछे सिर्फ मकसद इतना था कि उस वक्त जो लोग वहां से भारत आए थे वो 99 नहीं 110% हिंदू थे। उनको नागरिकता जम्मू कश्मीर राज्य की न मिल जाए कि अगर उनको नागरिकता देंगे तो डेमोग्राफी बदल जाएगी, कुछ हिंदुओं की भी मेजॉरिटी हो जाएगी। तो जो शेख अब्दुल्ला से लेकर फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती से लेकर के सैयद और उमर और तमाम ये जो पूरी पीढ़ी है दो परिवारों की, इन सब ने मिलकर के उन हिंदुओं की गिनती जो मात्र 1948 में 5,500 परिवार जो आए थे, वो मैं सब अपनी आंखों से पिछले 10 साल से देख रहा हूं। और उस सिलसिले में कोर्ट में हमारी 2 लोगों की टीम लड़ाई लड़ रही है। अब उसमें पूरा देश शामिल हो गया है। मैं आपको यह बता रहा हूं कि पिछले 70 साल से उन परिवारों की 5 पीढ़ियां हो गई। वो जम्मू कश्मीर राज्य की सड़कों पर रह रहे हैं, वहीं पैदा हो रहे हैं, वहीं बीमारी से मर जाते हैं। एक टेंट में 15-15 लोग रह रहे हैं और उनको जम्मू कश्मीर राज्य की पिछले 70 साल से नागरिकता नहीं दी गई है। वो जम्मू कश्मीर राज्य के विधानसभा में वोट नहीं डाल सकते, पंचायत में वोट नहीं डाल सकते, नौकरी नहीं कर सकते, राज्य की किसी स्कीम का फायदा नहीं ले सकते, कारोबार नहीं कर सकते। लेकिन इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र का हम पर्व मनाते हैं। लोकतंत्र पे दुनिया में हर बार हम वोट डालते हैं, तमाम सारी चीजें होती हैं। लेकिन इस देश में क्या वजह है? मैं ये कारण बता रहा हूं कि क्यों दंगाई, क्यों ये इस्लामिक आतंकवादी ये नए नए नैरेटिव ला रहे हैं, नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। उनको ये एहसास हो गया है कि इस देश की मेजॉरिटी, गिनती में तो मेजॉरिटी है, बहुत बातें करती है, भारत माता के नारे लगाती है, वंदे मातरम के नारे लगाती है। लेकिन आप मुझे बताइए, 7.5 लाख हिंदू पिछले 70 साल से सड़कों पर रह रहा है, उनके पास नागरिकता नहीं है। लेकिन क्या इसके लिए हिंदुस्तान के किसी कोने में कोई आवाज उठाई गई? किसी हिंदू ने कहा कि हम वोट दें न दें, लेकिन पहले यह मुद्दा होना चाहिए कि ये 7.5 लाख हिंदू जिस तरीके से कीड़े मकोड़ों की तरह पिछले 70 साल से सड़कों पर रह रहे हैं, ये कौन सा सेकुलर देश है कि इस सेकुलर देश के अंदर एक राज्य कहता है कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहां हम जो चाहेंगे वो होगा, यहां निजाम मुस्तफा चलेगा, यहां इस्लामिक लॉ चलेगा। लेकिन हमारे देश की सेकुलर सरकारें खामोश रहती हैं दिल्ली में, और कोई पूछता नहीं है कि इस सेकुलर देश के अंदर कैसे कोई एक राज्य जो है अपने आपको मुस्लिम मेजॉरिटी डिक्लेयर कर देता है, और कैसे उसमें 80 कानून आजादी के बाद से लेकर उसमें 80 कानून ऐसे बनाए गए हैं जिसकी जड़ में सिर्फ हिंदू विरोध है कि हिंदू किसी तरीके से मुख्यमंत्री ना बन पाए, हिंदुओं की वहां मेजॉरिटी ना हो पाए। वो तमाम सारे लोग रह रहे हैं, वो वहां तो कहते हैं कि हमें निजाम मुस्तफा चाहिए, लेकिन दिल्ली में वो गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस पार्टी का लीडर है, राज्यसभा में है, ये मैं इसलिए नाम ले रहा हूं कि मैं किसी पार्टी का नाम वैसे भी लेना नहीं चाहता, वो गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस से आजाद नबी का गुलाम है, वो दिल्ली में आके कहता है हमें सेकुलरिज्म चाहिए, हम सब भाई भाई हैं, मिलकर रहना है। लेकिन इस देश में किसी नेता ने, किसी समाज के लोगों ने क्यों नहीं पूछा कि गुलाम नबी आजाद, तुम हिंदुस्तान से फंड लेते हो, हिंदुस्तान की वजह से कश्मीर की इकोनॉमी चलती है, हिंदुस्तान की वजह से कश्मीर भारत के साथ है, तुम कोई इंडस्ट्री, कोई जूता, कोई चप्पल, कोई सुई नहीं बनाते हो, लेकिन हिंदुस्तान की मरकज की या केंद्र की सरकारें आती हैं,
कोई 80,000 करोड़ देता है, कोई 1,00,000 करोड़ देता है, लेकिन गुलाम नबी आजाद जब तुम संसद से बाहर निकल के जम्मू कश्मीर जाते हो तो तुम 2007 में जम्मू कश्मीर के अंदर शरिया लागू करते हो। यह झूठ और मक्कारी क्यों नहीं है भाई? गुलाम नबी आजाद को क्यों नहीं घेरा जाता? क्या कांग्रेस पार्टी में हिंदू नहीं है? क्या समाजवादी पार्टी में हिंदू नहीं है? क्या हिंदू होना पाप है? क्या यह ठेका सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है? क्या यह ठेका सिर्फ आरएसएस का है? क्यों यह ठेका पूरे देश के हिंदुओं का नहीं है? सनातनी साथियों, अगर आज यह बात हम कहेंगे कि जो कुछ वर्तमान दौर में चल रहा है, चाहे वो कोरोना वायरस का सेकेंड स्ट्रेन हो, या इससे पहले का किसान आंदोलन हो, या इसके पहले का शाहीन बाग आंदोलन हो, यह सब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, कराया जा रहा है, जिसकी धुरी एक खानदान विशेष, एक पार्टी विशेष में बैठी एक विदेशी महिला है। तो शायद कुछ लोगों को नागवार गुजर सकता है, लेकिन सच यही है कि अगर आप एक एक घटना का विश्लेषण करेंगे तो आपको दिखेगा कि विकास के मार्ग पर, तरक्की के मार्ग पर, मजबूती के मार्ग पर राष्ट्र को बढ़ने के लिए हर अड़चन लगाई जा रही है। क्योंकि 2014 की सरकार से पहले ये देश बहुत सॉफ्ट तरीके से, आराम से, बिना बाधा के उनके शिकंजों में जा रहा था, पतन की ओर जा रहा था, तबाही की ओर जा रहा था। इस्लामिक एजेंडा, मिशनरी एजेंडा, विदेशी शक्तियों के खेल, विदेशी शक्तियों का बाजार बना हुआ था। आज सारे देश, करीब करीब वो शक्तिशाली देश जिनके हित, आर्थिक हित प्रभावित होने वाले हैं, वे भारत की खिलाफत कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि पप्पू गांधी खान पहले चीन से गुहार लगा रहा था, अब अमेरिका से गुहार लगा रहा है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। उसकी चीख पुकार के बाद बाइडेन यानी कि राष्ट्रपति वर्तमान अमेरिका के, उनका रुख देखिए किस तरीके से भारत के खिलाफ कदम दर कदम रोड़े अटकाने वाला, यहाँ तक कि वैक्सीन के निर्माण में। हम सब समझते हैं कि सारे देश एक दूसरे पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं, मित्र देश, लेकिन अचानक बाइडेन का बदला रवैया। इस संकट काल में अभी कुछ समय पहले तक भारत सबके साथ वैक्सीन बांट रहा था, अब जो भी देश सक्षम है वो एक कन्नी काट रहे हैं जब भारत आज संकट में है। तो क्या कोई अपील आपने उस गांधी खानदान से सुनी कि भारत के लोग परेशान हैं, भारत देश परेशान है, कोई मदद करे? चंद दिन पहले देश के खिलाफ चिल्लाने वाले, चीन से अपील करने वाले, अमेरिका से अपील करने वाले, अब राष्ट्र में लोग परेशान हैं, महामारी फैली हुई है, अब कोई अपील नहीं कर रहा है। तो बात घूम फिर कर वही आती है जो आपसे पुष्पेंद्र जी ने कही कि हम कई शक्तियों के निशाने पर हैं, और यह एक दिन में पैदा नहीं हुए, ये बहुत लंबे समय में 70 सालों की गलत नीतियों से, तरह तरह की ढिलवाइयों से, मनमानियों से, अदूरदर्शिता से पैदा हुए हैं। अब इनको एक साथ निपटाना किसी भी सरकार के लिए, वर्तमान सरकार के लिए भी आसान नहीं है। और सारे राष्ट्रवादी लोग, सारे सनातनी लोग इस बात के लिए तैयार रहें कि भारत पर और भी जैविक हमले हो सकते हैं, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश ड्रैगन किसी भी दशा में भारत को उठते हुए नहीं देखना चाहता। इस तरह के माहौल में एक अप्रत्यक्ष युद्ध हम पर आप पर थोप दिया गया है, और हमें सफल होना है, जीतना है और इतिहास को पलटना है, तो पूरे धैर्य से, संयम से, सहनशक्ति से इस बाजी को भी जीतना ही पड़ेगा। आपने पुष्पेंद्र जी को सुना, आपको लगता है कि वे राष्ट्रहित में सच्चाई को उजागर कर रहे हैं, अच्छाई को उजागर कर रहे हैं, देशवासियों के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा साथियों। फिर मिलेंगे इसी स्थान पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।